फारूक साहब की ख्वाहिश थी कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। तो असले की पहली किस्त हिंदुस्तान से आ चुकी है। अब ये असला तो ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टोर हो जाएगा। मसला ये है कि ये जो लाखों की तादाद में बुलेट्स और ये पिस्टल्स हैं, इनको कहाँ छुपाया जाए। तो ये किताबें हमारे किस काम की? मेरी आपसे विनती है, ट्रायल चलाएगा और फिर जेल की तारीकी के अंदर नहीं, प्रधानमंत्री साहब ट्रेनिंग ले चुके हैं कि शेख साहब चाहे तो इंदिरा जी को नाराज नहीं कर सकेंगे। बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान ढाका यूनिवर्सिटी आए और तुम पाकिस्तानियों ने उनके इस्तकबाल की बजाय उनका बाइकाट किया। तुमको शर्म नहीं आती? सर मुझे तो बहुत आती है। क्या आती है? सर वही शर्म। शट अप। सर आपको क्यों लगा कि मुझे नहीं आती? क्या नहीं आती? सर वही शर्म। यू स्मार्ट करो, आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू। सर सॉरी, वो दरअसल जब शेख मुजीबुर रहमान आए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं जरूर अटेंड करता सर। वो तो मेरी भी फेवरेट है। अरे कई धुनें बनाई है मैंने उनकी याद में, मसलन अमर सुनार बांग्ला भालू भाषी बांग्ला। शट अप। हमारे बांग्ला बंधु बहुत बड़े लीडर हैं। इन दो चार लोगों के आने ना आने से उनकी अजमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, यू आर राइट, बट यू डोंट लुक बंगाली। सर मेरी मदर बंगाली हैं और मेरा नेशनलिज्म बंगाल हुआ।
क्या हुआ गुलफाम बेटा, रात को कोई बला देख ली जो उल्लू की तरह टानी पे बैठ गया? नीचे आ, नीचे आ। सवालों के जवाब देने होंगे आज तुम्हें। ये रात के इस पहर चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? अबे वहीं गया था जहां हर इंसान दिन हो या रात एक दफे जरूर जाता है। एक मर्तबा जरूर जाता है। अबे रफाए हाजत, कुदरत की काल पर इंसान बेबस होके कहाँ जाता है? मेरे कमरे का टॉयलेट खराब हो गया था तो ये मसला हल करने के लिए बाहर आ गया। अच्छा, और वो खाने पीने का सामान किसके लिए लेके जा रहे थे? अरे भाई मुझे शुगर है, जब ये पेट खाली हो जाता है ना तो भूख लगती है, तो फिर फौरन कुछ खाना पड़ता है ताकि शुगर लो ना हो जाए। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं रहा। अबे कौन कह रहा है तू यकीन कर? अगर तेरे साथ भी मेरे जैसा मसला है ना तो ये आगे जाके ना दाएं मुड़ जाना। दाएं तरफ क्या है? अबे टॉयलेट सरकारी और बिल्कुल फ्री। आजकल मेरी निशा भी नहीं है तेरे पास, मामू नाराज वजीफे के पैसे भी नहीं है तेरे पास। तू भी ना सरकारी फैसिलिटीज का फायदा उठा ले और तेरी बेचैन आत्मा को शांति नसीब हो जाएगी। मुझे तो सुकून पहुंच गया, चैन आ गया भाई। मैं तो आराम से सोने जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। मेहरुनिसा, कहाँ हो तुम? वो लाहौर से ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया लड़का गुलफाम, जो कुछ अरसे के लिए मुक्ति बहानी के लिए जासूसी करता रहा। उसने बातों बातों में बताया कि उसने एक फाइल मगरबी पाकिस्तान से आए बैरोक्रेट असलम खान की भी मुक्ति बहानी वालों को दी थी। ये बैरोक्रेट वही है ना जो पीस टॉक के लिए बंगाल का दौरा कर रहे हैं? जी सर। इस वक्त वो कहाँ पर है? इस वक्त वो अपनी फैमिली के हमरा ट्रेन पर सफर कर रहे हैं सर। ट्रेन पर है? मेरी कर्नल अफसर से आपसे बात करवाइए, ये इन्फॉर्मेशन उनको देना बहुत जरूरी है। जी सर। शेख मुजीब और अवामी लीग की जीत आपको मुबारक हो। थैंक यू। आपको यहाँ आने में कुछ दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका हेडक्वार्टर बहुत बढ़िया है और वैसे भी हमने ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी। आपके मुक्ति टाइगर्स बला के ज़हीन हैं, ट्रेन करने में आसानी पैदा हो रही है। जब गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ख्वाहिश दिलों में हो तो हर काम आसान हो जाता है। आइए। इस्लामाबाद वालों की कोशिश है कि शेख मुजीब 6 पॉइंट छोड़ दें और इक़्तिदार संभाल लें, मगर हम 6 पॉइंट से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ढाका में कोई सेशन नहीं होगा। भुट्टो चालाक आदमी है, जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। चालाक है मगर ताकत तो अवामी लीग के पास है। दुनिया का कोई मुल्क 6 पॉइंट्स को तस्लीम नहीं करेगा। ना 6 पॉइंट्स मंजूर होंगे, ना दस्तूर बनेगा और ना कोई असेंबली का सेशन होगा। बस अब सिर्फ बांग्लादेश बनेगा। और पाकिस्तानी फौज की क्या पोजीशन? बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हिंदुस्तान है। ज़मीन से तो यहाँ फौज पहुँच नहीं सकती। जिस दिन आप पाकिस्तान पर एयर जोन बंद कर देंगे उस दिन उनकी सप्लाई लाइन भी कट जाएगी और फिर आपका और हमारा बॉर्डर तो वैसे भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप और साथ साथ मुक्ति बहानी फतह का तो कोई मसला ही नहीं है। साथ साथ तो बिल्कुल। हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी फौज के हाथों मरने नहीं ही यहाँ आएगी बंगाल में, और हमारे फौजी मुक्ति बानों के साथ साथ नहीं उनके पीछे चलेंगे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप हमें यकीन नहीं दिलाएंगे कि ढाका के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि बागियों यानी कि मुक्ति बानों के हाथों में आ गए।
इंदिरा जी इससे पहले कभी भी रिस्क नहीं लेंगी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सेना की तर्जुमानी कर रहे हैं आप, इतनी बुझने की बात है। मैं तो हिंदुस्तान को बहुत जीता समझता था। जीदार तो बहुत हैं, बेवकूफ नहीं। आपके मुफ्ती टैगर से एक कर्नल तो कंट्रोल नहीं हो रहा। सब रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। आप बुरा ना मनाइएगा फारूक साहब। एक हिंदुस्तानी फौजी के खून की कीमत 100 बंगालियों के खून के बराबर है। इतना भारी सौदा आप कर नहीं सकेंगे। अब भी बंगाल की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्हें तो इंडिया से भी नफरत है। हम अपने पांव भी चलाएं और फायदा भी कुछ ना हो, ये तो घाटे का सौदा जनाब। और इंदिरा जी को घाटे का सौदा करना आता नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ना आपकी इंदिरा जी का नफसियाती मसला है। बंटवारे के जख्म भरने के लिए वो बांग्लादेश को बनता देखना चाहती है। ख्वाब आपका है तो खतरात भी तो आप ही को लेने होंगे ना। आंच ना लगे और गरमाइश भी मिल जाए, ये तो जनाब हो नहीं सकता। इंदिरा जी का ख्वाब अपनी जगह, मगर हिंदुस्तानी फौज को ग्राउंड रियलिटी भी देखनी है। अभी कुछ ही बरस गुजरे थे कि 65 में पाकिस्तानी फौज से भरपूर चोट खा चुके। अब एहतियात से आगे बढ़ना पड़ेगा ना। खैर, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, इससे हमारा दुश्मन मजबूत होगा। सुना है कि पंजाब से एक सीनियर डेमोक्रेट आ रहा है मशरकी पाकिस्तान अमन की यात्रा के लिए। हाँ, आ रहे हैं तो फिर जब्बार से कहो मगरब पाकिस्तान का सियासतदान अपनी फैमिली के साथ ट्रेन पर पूरे बंगाल का दौरा कर रहा है। 30 यात्रा पर आया है। उससे कहो शाला लीडर नहीं उड़ाना, सारा ट्रेन ही उड़ा दो। जिस ट्रेन में पंजाब के सियासतदान मिस्टर हयात विद फैमिली सफर कर रहे हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक जब्बार भी उसी ट्रेन में बैंक की लूट के सामान समेत सवार है।
सर कर्नल अफरा से आप ऑलरेडी जबार को फॉलो कर रहे हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दरगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता जी मर गए आपका मंत्र पढ़ते पढ़ते, माथा टेक टेक कर थक गए। हमारी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या, जो हमारे दुश्मन एक मामूली कर्नल के हाथों आप हमारा अपमान पे अपमान करवा रही हैं? क्या हमने माथा ठीक से नहीं दिया? प्रार्थना में कोई कमी रह गई हमसे? चढ़ावा कम चढ़ाया आपका? बताओ बताओ ना माता जी, बताओ, ताकि हम खुद को सुधार लें, खुद को तुम्हारी पूजा के काबिल बना लें, खुद को तुम्हारे दर्शन के काबिल बना लें। बताओ माता जी, हमने आपसे धन मांगा ना दौलत, हमने तो कहा जय माता की, कि माता जी हमारी लाज बचाने वाली। अगर हमने ये सब सही सोचा और अगर हमारी पूजा में कोई झोल नहीं, तो माता जी अब चमत्कार दिखाने की बारी आपकी है। दानों दल पर टूट पड़ने की बारी भी आपकी है। तुम्हारी भगत सोनाक्षी का दिल दुखा, आत्मा पर घाव लगे हैं, तब तक तुम्हें अपनी मां स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो कर्नल तबाह ना हो जाए, जब तक तुम्हारा चमत्कार ना हो जाए। माता जी महान हो महान, मेरे मन ने आपके मन की इच्छा सुन ली। अब बड़ी कुर्बानी होगी, बड़ा बलिदान होगा।
आपके मन की इच्छा की। जय माता जी, जय माता दी। आनंद माँ, आनंद माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, आनंद माँ, आनंद माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ। ओके जवाब साहब, फरूख साहब लाइन पर है। शायद समझ नहीं आया वो ट्रेन कैसे बच गई। मैंने खुद अपने हाथों से उसके ड्राइवर को गोली मारी है और फिर नीचे उतर के मैंने उसे टूटे हुए ट्रैक के ऊपर डाला है। उस ट्रेन का बचना नामुमकिन था। तुमने हिंदुस्तान जाके क्या खाक ट्रेनिंग ली? अपना वक्त भी जाया किया और हमारा भी। वो कर्नल तुम्हारी हिंदुस्तान की ट्रेनिंग पर अकेला भारी पड़ गया। उसने ट्रेन बचाई और हमारे ईमेल को बर्बाद कर दिया। आप बेफिक्र हो जाएं शाह। मैं इस कर्नल को धान मंडी की चौक पे लटकाऊंगा और उससे फौज को पैगाम जाएगा कि जो भी मुक्ति तहरीक से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। हवाओं में उड़ने वाले छोटे छोटे बादल जितना चाहे ऊंचा उड़ लें, पहले तो वो बरसते ही नहीं, और अगर कहीं वो बरस पड़े तो संग लाख जमीन के अंदर जज्ब होकर खुद ही बंजर हो जाते हैं। जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कर्नल सख्त चट्टान है। उस पर तुम्हारे जैसे बादलों के बरसने से भी सैलाब नहीं आएगा। आप बेफिक्र हो जाओ शाह। इस कर्नल की सारी सख्ती निकाल दूंगा, बस आप एक दफा मौका दो। उस कर्नल से अभी दूर रहो। वो हमारे खून का प्यासा है। उसके जहन में एक ही जुनून सवार है कि वो मुक्ति बानी को रौंदता हिंदुस्तान से टकरा जाए। फिलहाल छोटे मोटे ऑपरेशन करो बड़ी एहतियात से। मैं एक बार फिर कहूंगा, मुझे एक मौका दें और फिर देखें हिंदुस्तान की ट्रेनिंग, मेरा जोश। इस कर्नल को अगर गंगा जमुना में बहा के ना ले गया तो मेरा नाम जब्बार नहीं। तुमने फायरिंग रेंज में बड़े सुकून से खड़े होकर बेजान पुतलों पर फायरिंग करने की खूब ट्रेनिंग ली है हिंदुस्तान में। वो काम तो आसान है क्योंकि पुतला तो बेजान होता है, पलटकर फार तो नहीं कर सकता ना। यहाँ हमारा वास्ता किसी बेजान पुतले से नहीं, एक खतरनाक फौजी से पड़ा है। फौजी भी ऐसा जिसकी ट्रेनिंग ही हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करने की हुई है। जोश नहीं होश, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। शाला इस कर्नल ने जब्बार का सारा भरम बर्श कर डाला। कर्नल अफरासियाब, अब तो जब्बार के कैद से बच। करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो हम दोनों लाहौर के लिए इकट्ठे सफर कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को।
देखने में तो तुम पूरी की पूरी पंजाबी हो, लेकिन मोहब्बत तुम्हें शेख मुजीब की सियासत से है। हैरानी है। रहती तो मैं लाहौर में हूँ, मगर मेरी माँ बंगाली है और मेरा बाप पंजाबी था। वो मुझे और मेरी माँ को मेरे पैदा होने से पहले ही छोड़ गया। ये सब मर्द इतने ही कमजोर होते हैं क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को छोड़ दिया, इसलिए तुम पंजाब से नफरत और बंगाल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। पता नहीं, शायद ऐसा ही हो, मगर मुझे इतना पता है कि मेरी कौमियत मेरी माँ से है जो कि बंगाल है, और शेख मुजीब मेरे बाप की तरह हैं। वो ठीक कहते हैं, बटसन बंगाल की और सड़कें बने इस्लामाबाद की। खून पसीना हमारा और तरक्की करें आप। पंजाब के ब्यूरोक्रेट और ट्रेन को तो कर्नल ने बचा लिया, और सिंध के ब्यूरोक्रेट की बेटी की गर्दन उतार कर सरकार पाकिस्तान को तोहफे में देगा। कैसा रहा? देख लेना, कहीं तुम्हारे मुक्ति कमांडर जब्बार इस बात पर तुम्हारी गर्दन न उड़ा दे। आफ्टर ऑल हमें किसी खास मकसद के लिए कैद किया गया। तेरे जैसे पागल की पागलपन की तसल्ली के लिए हम कैद नहीं है। बराबर कहा तुमने, बराबर कहा। तुम दोनों को अपने मुक्ति टाइगर्स की रिहाई के अदले बदले के लिए रखा गया है। मकसद तो बहुत महान है, ये तुम्हें बिल्कुल बराबर कहा है, लेकिन हादसा भी तो हो सकता है। पिस्तौल साफ करते करते शाली बूम गोली चल गई और सीधी माथे पर लगी। दिमाग से होते हुए वो पीछे दीवार में घुस गई। दीवार का पेंट तो खराब होगा, पर मजा बहुत आएगा। तुम दोनों की लाशें बेचकर तुम दोनों के ब्यूरोक्रेट बापुओं को जिंदा लाश बना दूंगा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारे बापू रिजाइन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैसा लगा हमारा प्लान? अब तुम दोनों का तामन चाहिए। तुमने गोली चलानी है और हमने मरना है, इसमें भी तुम्हें हमारा ताउन चाहिए? वाह भाई, कमाल है। जवाहर साहब ने आज तुम दोनों को बचा लिया। ये जब्बार कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? मेरा क्या ताल्लुक इस दरिंदे के साथ? वो तो गुलफाम जी बता रहे थे कि जब्बार एक वहशी पागल है। इकबाल मोहल्ले में उर्दू बोलने वाले बंगालियों पर जब कत्लेआम हुआ ना, तभी मुझे गुलफाम जी ने बताया था ये सब कुछ जब्बार का किया धरा है। शुक्र कर कि आज जिंदा हैं हम। क्यों? हम मरने वाले कब थे? तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं। इकबाल मोहल्ले में मगरबी पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम कर दिया गया है। यार, दहशतगर्दों ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। यार, दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। बंगाल को पता नहीं किसकी नजर लग गई। सही कह रहा है यार तू। बंगाली तो इतने अमन पसंद, प्यारे और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। पता नहीं ये दहशतगर्दी किस तरह बंगाल के खूबसूरत मैदानों तक आन पहुंची। यार देख गुलफाम, बंगाल हो या पंजाब, सिंध हो, बलूचिस्तान, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। अब ये दहशतगर्दी करने वाले बंगाली नहीं, मुक्ति बानी है, और कुछ बंगालियों को हिंदुस्तान बोलने उनकी ब्रेन वॉशिंग की है इस दहशतगर्दी के लिए। सोने पे सुहागा तो अवामी लीग के मुल्क दुश्मन 6 पॉइंट्स हैं। ये इब्नुल वक्त लोग मकबूलियत के सहारे मुल्क बेचने के लिए तैयार हैं। और यार कमाल बात तो ये है कि सारी दुनिया को पता है
कि ये जो दहशतगर्दी है जो भी इकबाल मोहल्ले में भी हुई, इसके पीछे मुक्ति बानी वाले, अवामी लीग वाले और वो जब्बार दहशतगर्द जैसे लोग शामिल हैं। मजाल है किसी अखबार ने उस जब्बार का नाम तक लिखा। ये जब्बार कौन है? कमाल करती है भाभी जान आप भी, कभी कभी आपकी मासूमियत पे हादसा सा निकल जाता है। क्यों जी, मैं आपको इतनी बेवकूफ लगती हूँ? यही तो मसला है कि आप लगती नहीं है। जब्बार एक खून का रसिया, लाशों का सुदागर और एक संग दिल दहशतगर्द है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि लाहौर वापस चली जाओ, ढाका के हालात ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया तो मामा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? ओ भाई यही मुंह दिखाओगे जो बिल्कुल दिखाने के काबिल नहीं। अदनान भाई, आपने जो कुछ भी कहना होता है ना, आप मुझसे कह लिया करें, इनसे कुछ मत कहा करें। ये मेरी इज्जत है, मन मर्यादा है। बस बस भाभी जी, आप क्या रुलाएंगी? पाँव धो धो के पिया कर इनके। जो इतनी इज्जत करने वाली होने वाली बीवी मिल रही है, वगरना गुलफाम की ढाका में आबरू क्या थी। गुलफाम जी, ये लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? वो जी जलते हैं मुझसे। गुलफाम इतना खूबरू, होनहार, शायर, मौसीकार, मल्टी टैलेंटेड बंदा है, कहाँ मिलेगा ऐसा? हाय, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। हाँ जी। कितने खतरनाक लोगों की कैद में हैं हम। भाई सरफराज साहब ने ट्रेन को बचाकर दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्यों भाई ज़िया, आज अवामी लीग और मुक्ति बानी के सफ़ों में मातम है? ट्रेन को तो रोक लिया करना साहब ने, मगर समय के धारा को न रोक पाएंगे। और समय इस वक्त हाथ से निकला जा रहा है। वक्त को तो हम इंशाल्लाह बदल सकते हैं, बस जरा इजाजत मिलने की देर है। यार वैसे अखबारात का भी क्या अजीब हाल है। ढाका में मुक्ति बानी का इतना खौफ है कि ट्रेन का पूरा वाकया लिखा, मगर जब्बार के नाम की जगह इल्जाम किसी गुमनाम दहशतगर्द पे डाल दिया। अखबारात अक्लमंद है, वक्त की धारा को बदलते हुए देख रहे हैं। रुतों के बदलने से अगर इंसान बदल जाए तो फिर गिरगिट और इंसान में क्या फर्क हुआ? क्योंकि रंग तो गिरगिट भी बदल लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लाहौर से हैं? मैं भी लाहौर में ही रहता हूं। अगर आप चाहें तो हम दोनों लाहौर के लिए इकट्ठे सफर कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को और मुझसे जरा दूर रहें। मेरी माँ ने आपको मेरे साथ देख लिया ना, तो सारे लक्षण भूल जाएंगे आप। आज तक किसी लड़की ने मुझे इतने बुरे तरीके से नहीं धुतकारा जिस तरह जीनत ने। गम न कर मेरे दोस्त, हिम्मत न हार। मियां निजामुद्दीन, जो आपने जीनत के बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहा था ना, वो तो मैं ले आया हूं। अब मिठाई दो और इंफॉर्मेशन ले लो। बस बस बस, वो बहुत है। सारे रख ले, बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में ना जीनत का मसला बड़ा अजीबोगरीब है। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उसका बाप पंजाबी है और माँ बंगालन। एडमिशन फॉर्म तक ना रसाई हासिल ना हो सकी, लिहाजा उसके वालिद के नाम का पता नहीं चला और ना लाहौर के ड्रेस का। वैसे एक तुम्हें बात बताऊं, ये जो जीनत है ना, ये शेख साहब की बहुत बड़ी पैरोकार है।
और मगरबी पाकिस्तान वालों से को खास उल्फत नहीं है उसे। पैसे तो तुमने बहुत ही खर्च कर दिए है लेकिन यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। अबे वो अंकल, दाल गालने के लिए कुकर को कितना प्रेशर देना है मेरे दोस्त को खूब आता है। अलबत्ता ये तुझे मिठाई के पैसे मिले ना, इसका मुझे सदा अफसोस रहेगा। अबे बड़े मुंह वाले, तू सदा ही मेरी मिठाई से जलता रहता है। जलता रहा, हमें क्या। और में अगर जीनत का एड्रेस का ही नहीं पता तो तलाश कैसे करेंगे उसे? हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, हुए तुम अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल,